वल क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अहमदाबाद फसाद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। रिजर्वेशन मुसलमानों का जायज हक है, उसे हर हाल में लेकर रहेंगे, मौलाना नदीम सिद्दीकी का बयान। बढ़ती बेरोजगारी और माशी तरक्की आखिर खेल क्या है? एससी एसटी के लिए हो रहे मुजाहिरे में जंतर मंतर पर पहुंचे राहुल गांधी, सरकार पर बोला हमला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे और क्यों कर रहे हैं मीडिया की निगरानी? कानूनियों के हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना घर जलाकर हीरो बनो। दूसरी जमात में पढ़ने वाली बच्ची की स्कूल में आबरूरेजी, मुलजिम एनडीएमसी का इलेक्ट्रीशियन। नशे के आदी बदमाशों ने पूछा गांजा कहां मिलता है, दुकानदार ने नहीं बताया तो मार दी गोली। 3 हफ्तों तक हुई थी फूलन देवी के साथ इज्तिमाई असमत दरी, इंतकाम लेने के लिए 22 लोगों का कत्ल कर कर बन गई बैंडेड क्वीन। केकी चैलेंज में 3 नौजवान गिरफ्तार, कोर्ट से मिली ये अनोखी सजा। बिहार बैतुल खला की टंकी में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश में एक ही खानदान के 6 लोगों की मौत। शर्मनाक, वो खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा और लोग बनाते रहे वीडियो। पीडीपी और बीजेपी में आज भी मिली भगत, दफा 35A की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं कराई गई दाखिल, उमर अब्दुल्ला का ताजा बयान। संगदिल बेटे ने बाप को पीट पीट कर किया आधमरा, फिर 12 दिनों तक बनाकर रखा यरगमान। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से अब तक 26 की मौत, अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा केरला न जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा, हम तुर्की से अपील कर सकते हैं। यमन में फिजाई हमले में बस में सवार मुतअद्दिद लोगों की मौत। क्या तुर्की ईरान पर आलमी इक़्तिसादी पाबंदियां गैर मुअस्सिर बनाने में मदद देगा? इमरान खान के हलफ उठाने की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, शेरवानी या सूट में हलफ उठाने से मुतालिक अवाम से राय तलब। अहमदी नजाद का हसन रूहानी से सदारत से सुबुकदोश होने का मुतालबा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज यहाँ 2003 अहमदाबाद फसाद में एक गैर मुस्लिम शख्स को कत्ल करने और दीगर 4 लोगों को ज़दवकूब करने के इल्ज़ामात के तहत हाईकोर्ट से 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा पाने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। निचली अदालत ने इन मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी ने मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की थी। आज की अदालती कार्रवाई के बाद जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने मुंबई में अखबार नवीसों को बताया कि 7 नवंबर 2003 को अहमदाबाद में 2 फ़िरक़ों के दरमियान फ़िरक़ावाराना फसाद फूट पड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने बलदार परमार, गीता बेन, प्रताप सिंह बस ड्राइवर, अजय वसंत लाल और मुकेश नामी लोगों को शदीद ज़दवकूब करने के इल्ज़ाम में उस्मान गनी उर्फ भोरा अब्दुल गफ्फार, यूनुस मोहम्मद चांद मोहम्मद शेख समेत दीगर 7 मुस्लिम नौजवानों को ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 142, 143, 147, 148 से 433 और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की दफ़ा 3 और 7 के तहत मुकदमा कायम किया था। निचली अदालत ने मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उम्र कैद के फैसले को तब्दील करते हुए मुलजिमीन को 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ जमीयत उलमा की तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सहरुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस KM जोसेफ शामिल हैं, ने फैसला मुलजिमीन के हक में देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक और खबर मुंबई से। मुसलमानों को दिए गए 5% रिजर्वेशन की बहाली के लिए आज जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की अपील पर पूरी रियासत में मुसलमानों ने धरने आंदोलन की नई तारीख रकम करते हुए तमाम कमिश्नरेट, ज़िली कलेक्ट्रेट और तहसीलदार दफातर के सामने ज़बरदस्त एहतजाज और धरना मुनक़िद करके मुताल्लिक़ा अफसरान को मेमोरेंडम सौंपा है। इस एहतजाजी मुजाहिरे में रियासत भर की बेशतर मुस्लिम तंजीमों और NGOs ने बिला लिहाज मसलक शरीक हुई, जिसकी क़ियादत जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने की। इस आंदोलन की ख़ास बात यह रही कि मराठा व दीगर बरादरी के लोगों ने भी बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर
जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने कहा कि रिजर्वेशन मुसलमानों का जायज़ हक है, उसे हर हाल में लेकर रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए 1951 ईस्वी से ही तहरीक चला रही है। जमीयत की ही कोशिशों की बुनियाद पर साबिका हुकूमत ने जाते जाते मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया था। अदालत ने मुस्लिम रिजर्वेशन को तालीमी शोबे में बरकरार भी रखा है। इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत अपनी मुस्लिम दुश्मनी की वजह से मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि हुकूमत अपना मुतासिबाना रवैया तर्क करे और इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करके मुसलमानों की पसमानदगी की बुनियाद पर ज़िंदगी के तमाम शोबों में रिजर्वेशन को बहाल करे। अगर हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र इससे बड़ा कदम उठाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। गुजरात की पाटेदार तहरीक से लेकर चंद दिनों कबल महाराष्ट्र में मराठी लोगों की पुरतशद्दुद रैलियां इलाहाबाद से लेकर कोटा और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट से लेकर सिविल सर्विसेज तक की तैयारियों में जी जान लगाए हुए तलबा की एक बड़ी फौज ये है मौजूदा हिंदुस्तान, जिसकी 50% से जायद की आबादी जो कि 25 साल या उससे कम की है, उन इम्तिहानात की तैयारियों में तन मन और धन से जुटी हुई है। हाल ही में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जब रोजगार ही नहीं है तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है, होने दो रिजर्वेशन, क्या फ़र्क पड़ता है। अरुण जेटली जो कि रूबसिहत हो रहे हैं और जल्दी वजारत मालियात का चार्ज फिर संभालने वाले हैं, कई बार जॉबलेस ग्रोथ यानी बेरोजगारी पर मबनी इक्तिसादी तरक्की के गुण गा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जॉबलेस ग्रोथ के पीछे खेल क्या है। आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि साल 2017 में सिर्फ सिविल सर्विस के इम्तिहान में 11,63,000 उम्मीदवार बैठे थे, जबकि जिन सीटों पर उनकी तकर्री होनी है उनकी तादाद महज 980 है। अब मेडिकल का रुख करते हैं। रवां साल 2018 के लिए नीट में तकरीबन 13.5 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि सीटों की तादाद 60,000 है। अब इंजीनियरिंग पर आते हैं। साल 2017 में 10,22,000 उम्मीदवारों ने इंदराज कराया था, जबकि हुकूमत ने रवां साल में सिर्फ IITs में सीटें बढ़ाकर 11,300 के आसपास कर दी हैं। अब बात करते हैं कुछ दीगर इम्तिहानात की, जैसे SSC या दीगर जुमरों की। सिर्फ SSC की 3,800 सीटों के लिए साल 2017 में 38 लाख से जायद उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फार्म भरे थे। रियासती हुकूमतों की जानिब से होने वाले जुडिशनल सर्विस, PCS जनरल या क्लर्क या दीगर जुमरों के इम्तिहानात में भी लाखों की तादाद में तलबा फार्म भरते हैं और इम्तिहान में बैठते हैं, जबकि सीटें चंद सौ ही होती हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर सरकारी महकमों में खाली आसामियों की तादाद कम है या हुकूमत की जानिब से ही कम सीटों के लिए मुल्क की नौजवान नस्ल को नौकरी की कतार में खड़ा कराया जाता है। अब खबर नई दिल्ली से। SC/ST बिल को लेकर जंतर मंतर पर हो रहे मुजाहिरे को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस सदर राहुल गांधी यहां पहुंचे। राहुल ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को दलित मुखालिफ बताते हुए कहा है कि पूरे मुल्क में दलितों पर जुल्म सितम हो रहे हैं। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस सदर ने कहा कि उनको मुल्क में जहां भी दलितों पर जुल्म सितम के खिलाफ बुलाया जाएगा वो जाएंगे। राहुल के साथ मंच पर सीताराम येचुरी भी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा वज़ीर आज़म मोदी की सोच और पॉलिसियां दलित मुखालिफ हैं। जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे तब उन्होंने किताब लिखी थी कि दलितों को सफाई में मजा आता है। PM मोदी की यही सोच है। अगर वो दलितों का दुख समझते तो उनकी हुकूमत की पॉलिसियां कुछ और होती। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर के करीब में है सूचना भवन, और सूचना भवन की 10वीं मंजिल ही है मुल्क भर के न्यूज़ चैनलों पर सरकारी निगरानी का ग्राउंड जीरो। जी हां, हर दिन 24 घंटे तमाम न्यूज़ चैनलों पर निगरानी रखने के लिए 200 लोगों की टीम लगी रहती है। और गुज़श्ता 4 सालों में पहला मौका आया है कि मॉनिटरिंग करने वालों के मोबाइल अब बाहर ही रखवा लिए जा रहे हैं। और पहली बार ADG ने मीटिंग लेकर मॉनिटरिंग करने वालों को ही खबरदार किया कि अब कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे मास्टर स्ट्रोक की मॉनिटरिंग की जानकारी बाहर चली गई, तो ऐसे में सालों साल से काम करने के बावजूद 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मॉनिटरिंग से जुड़े वैसे 10-15 लोगों को हटाने की तैयारी हो चली है, जो मॉनिटरिंग करते हुए मुस्तकिल खिदमात और ज़्यादा पे स्केल की मांग कर रहे थे। वैसे मॉनिटरिंग करने वालों को साफ हिदायत है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP सदर अमित शाह को कौन सा न्यूज़ चैनल कितना दिखाता है, उसकी पूरी रिपोर्ट हर दिन तैयार हो। कुछ लालच अपनी इमेज को लेकर वज़ीर इत्तलात और नशरियात राज्यवर्धन राठौड़ को भी है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं कि कौन सा चैनल उनको कितनी जगह दिखाता है।
यानी न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस दिन किस मौजू पर मुज़ाकरा कराते हैं, इन मबाहिस और मुज़ाकरे में कौन शामिल होता है, कौन क्या कहता है, किसकी बात हुकूमत के मुवाफिक होती है, किसकी हुकूमत के मुखालिफ, यानी एक चीज़ पर नज़र। लेकिन कंटेंट और मवाद को लेकर सबसे तेज़ नज़र प्राइम टाइम के बुलेटिन पर है, और ख़ास तौर पर यह कि न्यूज़ चैनल का रुख क्या है, कैसी रिपोर्ट दिखाई और बताई जा रही है। रिपोर्ट अगर सरकारी पॉलिसियों को लेकर है तो अलग से रिपोर्ट में जिक्र होगा, और आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट दर रिपोर्ट तैयार होती जाती है, फाइल मोटी होती रहती है। इसके बाद मॉनिटरिंग करने वालों की निगाहों में वो चेहरे भर दिए जाते हैं जिनके प्रोग्राम पर ख़ास नज़र रखनी है। यानी रिपोर्ट दर रिपोर्ट की तशख़ीस कुछ इस तरह होती है जिसमें हुकूमत मुवाफिक होने की ग्रेडिंग की जाती है, और जो सबसे ज़्यादा हुकूमत की तारीफ़ करता है उनको इत्मीनान बख्श ज़ुमरे में डाला जाता है। जो चैनल दरमियानी ज़ुमरे में आते हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा कम दिखाते हैं, उनको मॉनिटरिंग टीम में से कोई फ़ोन कर देता है और दोस्ती भरे अंदाज में खबरदार करता है, आपको और दिखाना चाहिए। बातचीत कैसे होती है ये भी कम दिलचस्प नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते नोएडा से चलने वाली यूपी मरकूज़ एक चैनल के मुदीर के पास फ़ोन आया। पुरानी पहचान का हवाला देते हुए मीडिया पर बात हुई। उसके बाद दोस्ती भरे अंदाज में खबरदार किया गया, आपका चैनल कम दिखाता है। किसको कम दिखाता है? अरे अपने प्रधानमंत्री जी को। अरे नहीं, हम तो खूब दिखाते हैं, वो आपके मुताबिक खूब होता होगा, हम तो मॉनिटरिंग करते हैं ना, रिपोर्ट देख रहे थे, आपके चैनल का नंबर कहीं बीच में है, अब आप कह रहे हैं तो और दिखाएंगे। अरे जैसे आप ठीक समझें। तो ये मशवरा है या धमकी? तो सोचिए कैसे चैनलों में होड़ लगी होगी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दिखाता होगा, और कितनों को यारी दोस्ती में खबरदार करने के लिए फ़ोन किया जाता होगा। लेकिन इसके आगे मॉनिटरिंग की पहल यारी दोस्ती नहीं देखती, मशवरे के तौर पर उभरती है। और इस बार फ़ोन सूचना भवन से बाहर निकलकर वजारत इत्तलाआत या बीजेपी दफ्तर तक पहुंचता है, जिसमें किसी खास खबर या किसी खास मौके पर चैनल को सीधा काटने से लेकर बहस के मौजू तक बताने के लिए होता है। और चैनल ने अगर दिखाया नहीं या बहस नहीं की, जो मशवरा भरे अंदाज में खबरदार करना भी होता है, जैसे अरे आप समझ नहीं रहे हैं, ये कितना अहम मुद्दा है, आप मुदीर हैं, आप ही फैसला लें, लेकिन मुल्क के लिए क्या ज़रूरी है ये भी तो समझिए। आप मुल्क के मफाद को ध्यान में नहीं रखते। देखिए वक्त बदल रहा है, अब पुरानी समझ का कोई मतलब नहीं। और आखिरी अंदाज आप तो समझते हैं, ध्यान दीजिए, नहीं तो हम आपके प्रोग्राम में आ नहीं पाएंगे। यहाँ जानना भी अहम है कि इसके आगे के तरीक़े चैनलों के मालिकों तक पहुँचते हैं। आमतौर पर तो अब मालिक ही खुद को मुदीर मानने लगे हैं, तो प्रोफेशनल मुदीर की हैसियत भी मालिक मुदीर के सामने अक्सर ट्रेनी वाली हो जाती है। और ओहदा, पैसे और शनाख्त को बरकरार रखने के लिए प्रोफेशनल मुदीर भी अक्सर बदल जाता है। इन हालात के दरमियान जब मॉनिटरिंग करने वालों की तैयार करदा रिपोर्ट की फ़ाइल जब किसी मालिक मुदीर के पास पहुंचती है तो वो रद्द-ए-अमल साफ दिखाई देता है। पहला, हमारा चैनल इतना शानदार है जो हुकूमत को नोटिस लेना पड़ा। दूसरा, इतनी मोटी फाइल में कुछ तो सच होगा, तो फिर मुदीर की क्लास ली जाती है और चैनल सरनिगू हो जाता है। लेकिन पहले रद्द-ए-अमल के भी दो चेहरे हैं। एक, मालिक मुदीर को लगता है कि फ़ाइल के ज़रिए सौदेबाजी की जा सकती है, और दूसरा, अगर चैनल पर दिखाई गई हकीकत सही है तो फिर सरकारी फ़ाइल सिवाय डराने के और कुछ नहीं है। तो ऐसे में सहाफ़त की साख पर दाव ना आए, ये सोच भी बेदार होती है। लेकिन इस दायरे में कितने आ पाते हैं ये तो सवाल है। लेकिन ऐसे मालिक मुदीर हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब खबर नई दिल्ली से। इस साल सावन में कानवड़ियों ने इतना हंगामा मचाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कानवड़ियों के हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना संजीदा बात है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबाद में नेशनल हाईवे के एक हिस्से को कानूडियों ने बंद कर दिया। सख्त लहजे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूडियों के लिए कहा कि आप अपने घर को जलाकर हीरो बन सकते हैं, लेकिन तीसरे फरीक की जायदाद नहीं जला सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि हम कानून में तब्दीली का इंतजार नहीं करेंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से के वेणुगोपाल ने इसको मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि उन सभी कानूनियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया। कोर्ट ने कहा कि मुल्क हर हफ्ते पढ़े लिखे लोगों के जरिए फसादात देख रहा है। हमने वीडियो में कानूनियों को कार पलटते हुए देखा, क्या कार्रवाई हुई। इतना नहीं, पद्मावत फिल्म को लेकर हंगामा किया गया, फिल्म की हीरोइन की नाक काटने की धमकी दी गई, मराठा रिजर्वेशन और SC/ST एक्ट को लेकर तशद्दुद हुआ। क्या इन सब में कार्रवाई हुई? हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोडविंग लवर्स फिल्म सोसाइटी ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि जिस तरह से फिल्मों को लोगों और तंजीमों के जरिए बैन करने के नाम पर और दूसरे मुजाहरों के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी से तोड़फोड़ की जाती है, उसको रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। अर्जी में कहा गया है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी करके कहा था कि किसी मुजाहरे वगैरह में कोई लाठी डंडा या हथियार नहीं ले जा सकता। इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात
हो रहे हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में वाक़ नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC के एक स्कूल में इलेक्ट्रीशियन के जरिए मुबैना तौर पर दूसरी जमात में पढ़ने वाली एक तालिबा की आबरूरेज़ी का मामला सामने आया है। इस इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जुमा को बताया कि बच्ची ने जब कल घर जाकर अपने वालिदैन को पूरी बात बताई तब यह मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 37 साल राम आसरे की शक्ल में की गई है। मुलजिम NDMC में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता है। वो गुज़िश्ता 1 महीने से स्कूल में काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुताल्लिक़ा दफ़ात और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और खबर नई दिल्ली से। मशरिकी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। जिस वक्त दुकानदार को गोली मारी गई उसका 6 साल का बेटा भी वहां पर मौजूद था। दुकानदार की शनाख्त शमीम आलम के तौर पर हुई है। शमीम गाजीपुर में डेयरी फार्म चलाता था। इत्तलात के मुताबिक बुध की रात तकरीबन 11:30 बजे 2 बाइक सवार नशे का सामान लेने के लिए आए थे। बाइक सवार ने मोहम्मद शमीम से पूछा कि यहाँ पर गांजा कहाँ मिलता है। शमीम ने जब मना किया तो कहा सुनी हो गई और बदमाशों ने शमीम पर गोलियां चला दी। शमीम ने जाए वाक़े पर ही दम तोड़ दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मुलजिमों की तलाश की जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं खानदानी रंजिश का मामला तो नहीं है। CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। अब खबर जराइम की दुनिया से। एक वैसा वक्त था जब डर का दूसरा नाम फूलन देवी हुआ करती थी। कई बार इज्तिमाई असमतदरी, जुल्म, फिर डाकू से पार्लिमानी रुकन बनी फूलन देवी की जिंदगी का सफर रोंगटे खड़े करने वाला है। मुसन्निफ माला सेन ने फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी किताब लिखी थी, जिस पर 1994 में शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई। उत्तर प्रदेश के घोरा के पूर्वा गांव में फूलन देवी की पैदाइश 10 अगस्त 1963 में हुई। बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। 10 साल की उम्र में उन्हें मालूम हुआ कि चाचा ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने चचेरे भाई के सर पर ईंट मार दी। फूलन के घर वाले उनकी इस हरकत से इस कदर नाराज हुए कि 10 साल की उम्र में उनकी शादी 35 साल के आदमी से कर दी। शादी के बाद उनके शोहर ने मुसलसल उसके साथ असमतदरी की और धीरे धीरे फूलन देवी की सेहत इतनी खराब हुई कि उन्हें मायके आना पड़ गया। फूलन देवी जब वापस ससुराल आई तो पता चला कि उनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। इस दौरान फूलन देवी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो डाकुओं के गैंग से थे। ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद बुंदेलखंड में सरगर्म थे। बाद में फूलन देवी उन्हीं के गैंग में शामिल हो गई और चुंबल के खास डाकुओं में से एक बन गई। इस गैंग में 2 डाकुओं को फूलन देवी से प्यार हो गया और हालात ऐसे हो गए कि एक डाकू ने वर्कम मल्ला नाम के दूसरे डाकू का कत्ल कर दिया। इस वाक़े के कुछ रोज बाद ही ठाकरों के गैंग ने फूलन को अगवा करके भमई गांव ले गए और 3 हफ्ते तक इज्तिमाई असमतदरी की। यहाँ से किसी तरह बच निकलने के बाद फूलन डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन भमई गांव गई जहां उनके साथ रेप हुआ था। फूलन देवी ने उनको जिनसी नुकसान पहुंचाने वालों की शनाख्त कर ली और उसके बाद गांव के 22 ठाकरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद फूलन देवी का जिक्र हर तरफ होने लगा और उनका नाम बैंडिट क्वीन पड़ गया। अब खबर मुंबई से। केकी चैलेंज मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। ये 3 नौजवान श्याम राजकुमार शर्मा उम्र 24, निशांत राजेंद्र शाह उम्र 20 और धरवानल शाह उम्र 23 है। इन तीनों मुलजिमों ने वरार के भीड़ वाले स्टेशन पर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उसके साथ ही दिलचस्प ये है कि केकी चैलेंज करने वाले इन तीनों मुलजिमों को कोर्ट ने बहुत ही अनोखी सजा दी है। कोर्ट ने तीनों मुलजिमों को विरार के इसी प्लेटफॉर्म पर बेदारी मुहिम फैलाने के लिए 3 घंटे तक लाइव बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी है, जहां पर उन्होंने केकी चैलेंज शूट किया था। साथ ही कहा कि मुहिम के बाद 2 घंटे तक मुलजिम प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से बातचीत करें और ये बताएं कि यह गैरकानूनी काम है। वहीं टॉपलेस प्रोटेस्ट को लेकर सुर्खियों में रही तेलुगु अदाकारा श्री रेड्डी फिलहाल केकी चैलेंज को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। कास्टिंग काउच के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली इस अदाकारा ने हाल ही में केकी चैलेंज लिया। श्री रेड्डी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वाज़ेह हो कि अभी कुछ दिनों पहले श्री रेड्डी नाना दागपाती के भाई पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने के चलते सुर्खियों में आई थी। अब खबर मोतिहारी से। बिहार में मशरकी चंपारण जिले के जनता थाना इलाके की जूतपुर गांव में आज बैतुल खला की टैंकी में दम घुट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसक्राहन के डीसीपी
आलोक कुमार सिंह ने यहां बताया कि जीतपुर गांव में रहने वाले दिनेश महतो के घर में बैतुल खला के लिए जेर तामीर टंकी में उनका 16 साल बेटा धूनी गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए 5 लोग अंदर गए और दम घुट जाने से बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि मकामी लोगों की मदद से बच्चे समेत तमाम लोगों को निकालकर छोड़ा दानों में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान तमाम की मौत हो गई। मरने वालों में दिनेश महतो, उसकी बच्ची देवी, बेटा मोहन महतो, धोनी महतो और सचिन महतो और चौकट मुखिया का बेटा सरोज मुखिया शामिल है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया पेश आया है। हेडल केजी रोड कदीम पनहाना चौक के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 नौजवान ट्रक की जद में आ गए, जिनमें से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। शर्मनाक बात यह रही कि खून से लथपथ नौजवान सड़क पर तड़पता रहा और लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बनाते रहे। वीडियो बनाने वाले लोगों ने यह नहीं सोचा कि जख्मी को वीडियो बनाने से पहले इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और जख्मियों को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक हादसे में जख्मी राकेश की हालत संगीन है। उन्होंने बताया कि इसकी हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पेछारे गांव के रहने वाले राकेश और हुक्मुद्दीन मोटरसाइकिल से पलूल की तरफ से आ रहे थे। अब खबर बड़गाम से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि साबिका इत्तेहादी जमातों पीडीपी और बीजेपी के दरमियान आज भी मिली भगत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से आज तक दफ़ा 35A से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है और 60 सफ़ात पर मुश्तमिल मज़कूरा तफसीली रिपोर्ट आज भी सिविल सेक्रेटरीट में लॉ सेक्रेटरी के मेज़ पर 1 साल से पड़ी हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दफ़ा 35A के खात्मे के लिए पीडीपी और बीजेपी में बराबर इश्तिराक था और पीडीपी वाले बाहरी दुनिया को ज़बानी जमा खर्च से गुमराह कर रहे थे, जबकि अमली तौर पर इस कानून की दिफा के लिए बराए नाम इक़दामात उठाए जा रहे थे। एक और खबर हरियाणा से। हरियाणा के जेंद जिले में एक बेरहम बेटे के जरिए अपने ही वालिद को पीट पीट कर अधमरा कर देने का मामला सामने आया है। यही नहीं, दरिंदगी की सभी हदें उस वक्त पार हो गई जब इस संगदिल बेटे ने 12 दिनों तक अपने ही वालिद को रगमाल बनाकर रखा था। जब इस वाक़े के बारे में मुतासिरा की बेटी यानी मुलजिम की बहन को पता चला, तब इसका इंकशाफ हुआ। मुतासिरा की बेटी ने ही पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने गाँव जाकर वालिद को आज़ाद कराया। फिलहाल जख्मी बाप का जेंद की एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस सिलसिले में जब जख्मी बाप ब्लेड से पूछा गया तो उसने बताया कि ज़मीन के लालच में उसी का बेटा उसकी जान का दुश्मन बन गया है। मुतासिर बुलबेर ने बताया कि बांस की लाठी से बेटे ने उसकी ज़बरदस्त पिटाई की। बाप बेटे के रिश्ते को इस संगदिल बेटे ने पूरी तरह से तार तार कर दिया। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके अपने शहरियों से कहा है कि वो बारिश और सैलाब से जूझ रहे केरला के सफर पर जाने से बचें। जुनूबी मगरबी मानसून की वजह से हिंदुस्तान की इस रियासत में भारी बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाक़े पेश आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका शहरियों को रियासत के तमाम मुतासिरा इलाकों का सफ़र करने से परहेज करना चाहिए। बता दें कि रियासत में बुध की रात से भारी बारिश के सबब शिमाली हिस्से में कई जगह में कई लैंड स्लाइड हुए हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत वाक़ हुई है। अब खबर शाम से। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुशीर जान एगेलैंड ने कहा है कि शाम की शहर इदलिब में लाखों शहरियों की जानों को खतरा है। जान एगेलैंड ने कहा कि इदलिब में किसी मुमकिना झड़प के सद्देबाब के लिए तुर्की, रूस और ईरान बाहमी ताउन की हालत में है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत महसूस होने पर वो तुर्की से अपील करेंगे और ये कि वो अनकरा इंतज़ामिया से इलाके से निकलने वाले शहरियों के लिए अपनी सरहदी चौकियाँ खोलने का मुतालबा कर सकते हैं। एगेलैंड ने कहा कि शाम के शिमाली मगरबी इलाकों में कि जहां ऑपरेशन किया जा सकता है, अंदाजन 4 लाख या उससे भी ज़्यादा इंसान मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि कत्लेआम से बचाव के लिए डिप्लोमेट और फौजी नुमाइंदे कोई समझौता तय कर लेंगे। अब खबर यमन से। यमन के सादा सूबे में जुमेरात को सऊदी इत्तेहादी अफवाज के फिजाई हमले में बस में सवार 40 से ज़ायद अफराद हलाक और 63 दीगर लोग जख्मी हो गए हैं। यमन के महकमे सेहत और बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस सोसाइटी ने इत्तला दी है। ईरान के हामी हूसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले मगरिब हामी इत्तेहाद के हवाले से बताया गया है कि इन फिजाई हमलों में उन मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया गया था जहां उनके खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जाता था। हूसी के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुलसलाम ने कहा कि इत्तेहादी अफवाज ने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला करके साबित कर दिया है कि उन्हें इंसानी दरिंदगी की परवाह नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया कि 29 बच्चों की लाशों को उनके अस्पताल में लाया गया है, जिनकी उम्र 15 साल से कम है। दरियासना महकमे सेहत के अहलकार ने बताया
कि जिस बस को निशाना बनाया गया था उसमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे सवार थे और स्कूली बच्चों समेत 43 अफराद जाम बहक और 63 अफराद जख्मी हुए हैं। अब खबर ईरान से। सन 2015 को ईरान के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम पर तेहरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान समझौते से कबल कई साल तक तुर्की ने ईरान पर आयद करदा आलमी पाबंदियों को गैर मुअस्सिर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तुर्की के गैर सरकारी इदारे और निजी सेक्टर ने इक्तिसादी नाकाबंदी की दीवार को फलांगने में ईरान की हर मुमकिन मदद की है। ईरानी और गैर मुल्की तज्जियानिगार तस्लीम करते हैं कि तुर्की ने ईरान के साथ इख्तिलाफात के अलरग़म तेहरान को हर मुमकिन माशी और इक्तिसादी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। फारसी वेबसाइट ताबनाक पर शाये होने वाले ईरानी इक्तिसादी तज्जियानिगार डॉक्टर वली गुल मोहम्मद ने अपने मजमून में लिखा है कि 6 अगस्त को ट्रंप इंतजामिया की तरफ से आयद करदा ताज़ा माशी पाबंदियों के बाद तुर्की एक बार फिर ईरान के लिए माशी सहूलतकार के तौर पर सरगर्म हो सकता है। मिस्टर गिल मोहम्मद ने कहा है कि तुर्की ने माजी में भी मगरिब के ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों के दबाव को कम करने के लिए गैर सरकारी चैनल्स का इस्तेमाल करके ईरान दरामदात व बरामदात का तहफ़्फ़ुज़ किया और तेहरान को $20 अरब का फ़ायदा पहुँचाया। अब खबर पाकिस्तान से। इमरान खान 13 अगस्त को कौमी असम्बली के अरकान, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हलफ उठाने के चंद रोज़ के अंदर अंदर मुल्क के नए वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लेंगे। जुमेरात को बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची में शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की मुलाकात GDA से हुई है। इत्तेहादियों की शमूलियत से कौमी असम्बली में हमारी तादाद 180 तक पहुँच गई। पंजाब में हमारे अराकीन की तादाद 186 तक पहुँच चुकी है। अगर 170 अराकीन इमरान खान को मुंतखब करते हैं तो दूसरे राउंड की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान पहले राउंड में ही वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। अब खबर ईरान से। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनजाद ने मौजूदा सदर हसन रूहानी पर जोर दिया है कि वो इख्तिदार से सुबुकदोश हो जाएं। जुमेरात के रोज़ सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो क्लिप में अहमदीनजाद ने हुकूमती कर्ज़ों के हवाले से रूहानी के बयान को झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। साबिक ईरानी सदर ने मजीद कहा कि उन्होंने आवाम के एहतराम में खामोशी इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हर किसी ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।